Yes, students, we are just continuing our previous chapter, which is related to Indian economic development. और अपन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, दीज वर दी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अब अपन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। इनको पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द लिबरलाइजेशन मीन्स। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड पता पड़ता होगा, लिबरल होना। लिबरल होना मीन्स टू गिव सम टाइप, सॉरी, टू रिमूव सम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करते हो, मीन्स यू मेक अ वर्क ईजियर टू डू बी कंडक्टेड, या फिर आप किसी चीज़ के अंदर लीनियंसी प्रोवाइड करते हो या वर्क को सिंपल करते हो, तो इट वुड बी नोन एज योर लिबरलाइजेशन। तो ये लिबरलाइजेशन वही था जो गवर्नमेंट ने यूज़ किया था। सो इट वॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू इंक्रीज। ठीक है, देयर वर सो मैनी ये रिस्ट्रिक्शंस वर देयर। ठीक है, ट्रेड करने से पहले आपको लाइसेंस लेना, ये करना, कंट्रोल कोटास, टैरिफ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने उसके अंदर क्या कर दिया, लिबर्टी प्रोवाइड की थी। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस जो थे उनको रिमूव किया था अननेसेसरी। तो उससे क्या हो गया था, लिबर्टी मिल गई, तो यू कैन ईजिली मेक प्रोडक्शंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ों के अंदर लिबर्टी दी थी, तो उसको बोलते हैं अपन लिबरलाइजेशन। अब अपन पढ़ते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन या मीनिंग। सो पहले आप समझ ही गए लिबरलाइजेशन क्या होगा, तो लिबर्टी से रिलेटेड, इसको आप को रिलेट करो माइंड में। ठीक है, लिबरलाइजेशन रिलेटेड टू रिमूव अननेसेसरी, या फिर जो भी रिस्ट्रिक्टिव चीज़ें होती है जिस पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं उनको रिमूव करना। तो चीज़ें सिंपल हो जाती है, सिंपल हो जाएगी तो हर कोई इजीली कंडक्ट कर लेगा और इसको बेनिफिट अवेल कर सकता है। तो यही था लिबरलाइजेशन। अब पढ़ते हैं ऑफिशियल मीनिंग। So liberalization means removing unnecessary trade restrictions and making the economy more competitive. मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव द अननेसेसरी ट्रेड। जो भी ट्रेड के अंदर अननेसेसरी प्रॉब्लम या रिस्ट्रिक्शंस आते थे उनको रिमूव कर देना। इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर इन द गवर्नमेंट नेशंस रिड्यूसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग लाइसेंसिंग, यानी कि जो भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है लाइसेंसिंग से लेके, कोटा से लेके, कंट्रोल से लेके, टैरिफ से लेके, किसी भी चीज़ से, सो यू आर गोइंग टू मेक अ लिबर्टी इन दैट। आप उसमें लिबर्टी दोगे, आप उसके अंदर थोड़ा सा उसको फ्रीनेस प्रोवाइड करोगे। So liberalization the private sector to run even those industries which can reserve for the public sector, means you are giving the right that if a private individual want to conduct a work then they also can do that work. तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी मिलेगा और ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन इंक्रीज होने से अपन एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट है। सो अब पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। तो क्या क्या मेजर्स थे या फिर फीचर्स पढ़ लेते हैं। सो वन इज दैट कि एग्जिबिशंस फ्रॉम दी लाइसेंसिंग, मीन्स देयर वर सम एरिया विच वर रिस्ट्रिक्टेड। तो उन्होंने कुछ एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड था उसके अंदर से लाइसेंसिंग रख रखी थी, तो उस लाइसेंसिंग को क्या करा उन्होंने, लिबर किया। और उन्होंने सीधे सीधे बोला एट प्रेजेंट लाइसेंसिंग इज कंपल्सरी ओनली फॉर 6 इंडस्ट्रीज। 6 इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग है, बाकी सभी सभी के अंदर लिबर्टी है। मीन्स यू कैन ईजिली मेक एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, सिगरेट से, डिफेंस इक्विपमेंट से, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, हैजार्डियस केमिकल्स है, ड्रग्स है एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो दीज 3 आर दी प्रोडक्ट्स, या फिर ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क्स है जिसके अंदर क्या करना है, लाइसेंस कंपलसरी है। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि ये जो 6 थिंग्स है इनके ऊपर लाइसेंस है, बाकी सब एग्जेम्प्ट कर दिए। सो यू कैन ईजिली डू द वर्क एक्सेप्ट दीज थिंग्स। नेक्स्ट वुड बी द कंसेशन फ्रॉम MRTP एक्ट। MRTP एक्ट यानी क्या होता है, तो हमने जो MRTP एक्ट के बारे में पढ़ना है वो ये कि कंसेशन फ्रॉम MRTP एक्ट अपन को ये बोलता है कि जो MRTP एक्ट होता है वो MRTP बोलता है क्या है, तो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जो भी आप ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो विच क्रिएट्स अ मोनोपोली, पहले आपको समझना पड़ेगा मोनोपोली क्या होता है। तो मोनोपोली मीन्स देयर वुड बी अ सिंगल सेलर, मीन्स इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड यू हैव ओनली द राइट टू मेक अ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन इट वुड बी योर मोनोपोली। तो अब अगर आप ऐसी कोई सी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो विच वुड बी इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोली, देन देयर शुड बी मोर सेलर्स ना, सो दैट द कंज्यूमर ऑल्सो हैव सम टाइप ऑफ चांसेस कि वो कहीं ना कहीं और से स्विच कर सके परचेज करने के लिए। सो दैट पर्टिकुलर थिंग वॉज देयर कि लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने कहा कि नो, देयर वुड बी द MRTP एक्ट बट देयर वुड बी सम कंसेशन इन दैट एक्ट। ठीक है, तो उन्होंने उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए and the main aim of their amendment was to make the Indian firms for competitive for international level.
तो एमआरटीपी एक्ट इसके बारे में हमको बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इससे मोर प्रोड्यूसर जनरेट हो गए, बेनिफिट मिलेगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट कि जो हमारी पॉलिसी होगी इट वुड बी जस्ट लाइक दैट कि हमको क्या करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। सो इफ प्रोडक्शन वुड इंक्रीज, ऑटोमेटिकली हम क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो हमको इंक्रीज करना है प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जो भी असेट्स इक्विपमेंट अपन जो यूज़ कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन मीन्स देयर शुड बी द फ्रीडम इन प्रोडक्शन, मीन्स यू कैन इजीली मेक एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट दीज 6 प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो ऊपर 6 प्रोडक्ट्स है उनके अलावा कुछ जितने प्रोडक्ट्स है उनका प्रोडक्शन आप कर सकते हो, मीन्स वुड बी नॉट अ लिमिटेशन इन दैट। रेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, मतलब इससे क्या होगा कि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए अगर अपन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको रेज कर देते तो इससे क्या होगा, बेनिफिट। रेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट यानी कि अगर मान लो अकॉर्डिंग टू द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एसएमईडी डेवलपमेंट एक्ट है, यानी एसएमईडी जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, वो जो एक्ट 2016 है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये याद रखने वाली चीज़ है आप लोगों के लिए कि 2006 में एक्ट आया था, मैंने 16 गलती से बोल दिया। इन्वेस्टमेंट टू टाइनी इंडस्ट्री यूनिट्स हैव इंक्रीज टू 25 लाख, फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट टू रुपीज़ 5 करोड़ एंड फॉर मीडियम इंडस्ट्रीज यूनिट टू रुपीज़ 10 करोड़। तो हमने क्या कर दिया, इसके प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स को क्या कर दिए, इंक्रीज। फॉर सर्विस सेक्टर दीज लिमिट्स आर रिस्पेक्टिवली 10 लाख, 12 करोड़ एंड 5 करोड़। तो हमने प्रोडक्शन के लिए लिमिट्स फिक्स कर दी और फिर क्या कर दिया, सर्विस सेक्टर्स के लिए यूनिट्स फिक्स कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी बाइंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ओपन मार्केट इन बाय वे ऑफ मेकिंग एक्सचेंज फ्रॉम ओपन मार्केट, मीन्स आप जब भी ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि द इंडस्ट्रीज हैज़ बीन अलाउड टू परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द ओपन मार्केट टू पे द एसेंशियल इंपोर्ट्स, यानी मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा आप ले सकते हो और इजीली अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। अचीवमेंट ऑफ लिबरलाइजेशन पढ़ते तो क्या बेनिफिट निकला लिबरलाइजेशन का, तो वन इज इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ बाय वे ऑफ मेकिंग एक्सपोर्ट टू जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान एक्सेट्रा। इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, सिंपल सी बात है जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो फॉरेन करेंसी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट। हमको सबसे बड़ी बात है हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी और वो चीज़ हमारी एप्लीकेबल हो रही थी, तो इट वॉट बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स इफ़ यू हैव अ प्रेशर ऑफ कंपटीशन, यानी जब आपके पास कंपटीशन होता है, व्हेन you are facing the competition, then what would happen, the result of competition would increase your quality, आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। मतलब आप काम अच्छे से करना स्टार्ट करते हो, तो यही हुआ था हमारी इकोनॉमी के अंदर। हमने क्या करा, लिबरलाइजेशन दिया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टेक्निक से प्रोडक्शन किया, जिसका बेस्ट प्रोडक्शन हुआ उसको हमने उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट की जो थी वो क्या होते जा रही थी, इंक्रीज। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं किसके बारे में, इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सिंपल सी बात है कि विद द हेल्प ऑफ रिमूवेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस द प्राइवेट इंडिविजुअल कैन आल्सो कंडक्ट देयर वर्क, तो ये बेनिफिट मिला कि प्राइवेट सेक्टर भी इंक्रीज हो रहे थे। नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन इन बैलेंस पेमेंट, यानी कि हमको पता है कि जब स्टार्टिंग में अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो क्या था, अनफेवरेबल, तो विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन योर एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज आया और अपन ने रीपे करना स्टार्ट किया डेप को, तो हम स्टेबल पोजीशन पे पहुंच गए। नेक्स्ट वुड बी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लैंड है, ठीक है, और आपके पास वर्कर सिर्फ एक ही है, तो वो एक इंसान इतने एरिया का प्रोडक्शन कर पाएगा। बट अगर आप इंगेज कर दोगे, लिबर्टी दे दोगे और सारे लोगों को बोलोगे आप इससे प्रोडक्शन कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और हमारे रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी फेलियर। तो कहीं एक बात याद रखिए, जब भी कोई इकोनॉमी में कोई एस्पेक्ट होता है या कोई इकोनॉमिक कंडीशन आती है, तो उसके अंदर उसके बेनिफिट होते हैं ना, तो उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो ये ड्रॉबैक्स से फेलियर्स ही है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन द ऑब्जेक्ट ऑफ द रीजनल इम्बैलेंस इज नॉट लाइकली टू मेट, यानी हम चाहते थे कि हमारा रीजनल इम्बैलेंस और पॉवर्टी और वो डिक्रीज हो जाए, तो वो डिक्रीज नहीं हुआ था, वो पॉवर्टी वगैरह के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो उसके ऊपर इस लेवल पे बेनिफिट नहीं मिला कि हम उसको सारा क्रेडिट दे सके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अपन बात कर सकते हैं नेग्लिजेंस ऑफ बेसिक प्रॉब्लम, तो देयर वर सम बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे पास फेस हो रही थी, वो बेसिक प्रॉब्लम जो थी वो रिलेटेड थी दो टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इंडियन बिकम केपेबल टू फेस ग्लोबल कंपटीशन। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आता है, वैसा अभी बेटा अभी आपको ये चीज़ इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं समझाया। मैं आपको प्राइवेटाइजेशन समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा। प्राइवेटाइजेशन में आपको बेसिकली पहले बता देती हूँ, फिर अपन इसके फेलियर्स पढ़ेंगे।
ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन बोलता है, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच यू आर मेकिंग टाइप ऑफ ऑफर। ये सिंपल तरीके से गवर्नमेंट ने ऑफर दिया कि ओके, इफ देर इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इफ दे हैव केपेबल इनफ देन दे कैन इजीली compete। ठीक है, वो भी इजीली क्या कर सकते हैं, कंपटीशन में आ सकते हैं। तो इट इज़ नोन एज द प्राइवेटाइजेशन। ये क्या था, प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट, या प्राइवेटाइजेशन जो है वो इस तरीके से हुआ था। ठीक है। सो नेक्स्ट वुड बी द मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो आपको प्राइवेटाइजेशन तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है, डीनेशनलाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स टू द स्टेट टू प्रोडक्टिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यानी वट एवर वुड बी अ प्रोडक्टिव असेट्स, आपके जो भी प्रोडक्टिव असेट्स होते हैं आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को देना है सो दैट दे कैन इजीली कंडक्ट देयर वर्क। डिसइन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वुड बी फ्रॉम योर साइड एंड डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स यू आर जस्ट रिड्यूसिंग योर इन्वेस्टमेंट, मीन्स यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट। तो सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, सेलिंग योर इक्विटी। तो जब आप अपनी इक्विटी को सेल करते हो तो क्या हो जाता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट। यानी आपका अगर किसी फर्म में ओनरशिप और आप उसको सोल्ड कर दो, ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, तो उसको बोल देंगे डिसइन्वेस्टमेंट। एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनटू इंडस्ट्रियल रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रिजर्व थी, उसमें भी क्या होता जा रहा था, प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व होते रहते। तो इट वॉट बेनिफिशियल ना, ये चीज़ तो क्या हो गई थी हमारे लिए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो गई थी। ठीक है। तो ये अपन ने अभी प्राइवेटाइजेशन पढ़ा। अब अपन वापस से इसके फीचर्स देख लेते, इसके फेलियर्स देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो एनकरेजमेंट ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, तो ड्यू टू सम रीजंस, या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस की कंडीशन अराइज हुई थी ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और इस्टेब्लिशिंग मोर इंडस्ट्री इन डेवलप रीजन। यानी अब क्या हो रहा था, जो एरिया हमारा डेवलप्ड है वही डेवलप्ड होता जा रहा था, जो अंडर डेवलप्ड एरिया उस पर तो वर्क ही नहीं हो रहा था। जैसे अब बात करो, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र या पुणे की बात कर लेते हैं, सिंपल तरीके से महाराष्ट्र में पुणे की बात कर लेते हैं। पुणे में इंडस्ट्रीज अच्छी तो वहाँ पे अच्छी है, तो वहाँ पे और डेवलपमेंट हो रहा है। बट जो जगह बैकवर्ड है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था। तो इससे क्या हो रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। आपने रिस्ट्रिक्शंस रिमूव तो किए बट उसका बेनिफिट सब लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि देयर वर रीजनल इम्बैलेंस, रीजन वाइज इम्बैलेंस नहीं हो पाया। नो एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट वाज इंक्रीजिंग बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड आर ग्रोथ, यानी अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं हुआ। जस्ट अज्यूम यू हैव डिसाइडेड टू गेट 80% मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है, but your primary objective is just to get first division, your primary objective, but your secondary objective is just to get 80% marks. So what was there, if you get 70% marks then you are not achieving your expected result, but you had achieved your some part of your result, means you get first division but not as per your requirement। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा उतना नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मीन्स देयर वर डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन। सो ड्यू टू द लिबरलाइजेशन, हमने जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ तो कुछ कुछ कम्युनिटी थी, या सॉरी कुछ कुछ सेक्टर जो थे उन्होंने तो बहुत अच्छा सा इनकम काम किया, यानी बहुत सारे सेक्टर्स जो उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया था, प्रोडक्शन अच्छा इंक्रीज किया। बट कुछ कुछ जगहों पे इनइक्वालिटी हो गई थी, तो इट गिव्स राइजेस टू इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी जो एक कंट्री के अंदर राइज हो गई थी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब अपन वापस प्राइवेटाइजेशन आ जाते हैं, आप पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसको बोल सकते हैं कि अच्छा क्या क्या बेनिफिट्स के पॉइंट थे प्राइवेटाइजेशन में। तो फर्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो सिंपल सी बात है कि देर आर सम पब्लिक सेक्टर्स विच वर नॉट डूइंग द वर्क एज पर अवर रिक्वायरमेंट। सो व्हाट वाज देयर, इफ दे वर प्राइवेटाइज्ड, या फिर इफ there would be privatization of that particular sector, then they would get automatically benefit to economy। अब प्राइवेट इंडिविजुअल, एक बात सोचिए आप, अगर कहीं पे प्राइवेट इंडिविजुअल का मोटिव होता है तो दे आर इजीली डूइंग द वर्क इन अ वे सो दैट प्राइवेट इंडिविजुअल कैन गेट इट्स प्रॉफिट, है ना। वो लोग उस तरीके से काम करते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल को प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो वो बेनिफिट अवेल कर पा रहे थे, दैट कि पब्लिक सेक्टर जहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहे थे वहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल को अपन ने इंगेज कर दिया। नेक्स्ट वुड बी द बजटरी डिफिशिट। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, बजटरी डिफिशिट क्या होता है, तो जब गवर्नमेंट बजट्स बनाती है तो उसके अंदर क्या होता है, यू आर गोइंग टू डिसाइड योर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। सो if your expenditures are more but your income or revenue is less, then it would result to your deficit है। तो इससे आपको इकोनॉमी में क्या हो जाता है, डिफिशिट हो जाता है। सो देयर वर सम ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक organizations which were in a form of deficit, they were in a form of deficit means they are not generating any revenue to you but they have lot of expenditures by the government। So that's the reason behind it कि privatization जो है वो उसको applicable किया तो उसका benefit मिला। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने पार्ट को लिक्विडेट कर दिया, प्राइवेट ओनरशिप में दे दिया, गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज।
Increase in non-development expenditure means there were some non-development expenditures which were increased. So the non-development and non-planned expenditures of India were invariably increasing continuously. It therefore decided to utilize the scarce resources. So you need to select the things which can utilize your scarce resources. So this work also be done there. High capital output ratio means the capital output ratio means that whatever input you are going to use in your business, your output should be more than that. Okay, your output should be more than your input. So if it would be applicable, then it would be beneficial for private sectors. So we can easily say that high capital output ratio was the reason behind it. Next, we talk about the arguments against privatization. Means what were the reason which tells us that there should not be the privatization. क्यों नहीं होना चाहिए? One is unbalanced growth. As you know that कि if there would be a privatization, then balanced growth would not be possible. यानी अगर आप सोचो कि अगर सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही काम करे, गवर्नमेंट काम नहीं करे, तो there would be a section of society who is which is not capable enough to buy the product. So we have to do the work for that particular section of society also, which is known as backward class या backward section of society. तो हमको उनके लिए भी काम करना पड़ रहा था. तो जो लोअर क्लास थी वो तो लोअर होते जा रही थी, जो हाई क्लास थी वो हाई होते जा रही थी. दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं अप्लाई करना चाहिए था. नेक्स्ट वुड बी एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मीन्स एज आई अर्लियर टोल्ड यू, हाई क्लास पीपल्स वर बिकमिंग मोर रिच बट लोअर क्लास पीपल बिकमिंग लेस. ठीक है, दे आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल रिटर्न. उनको एक्चुअल रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, यानी उनका अमाउंट जो था वो वेस्ट होता जा रहा था. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था? डिक्रीज. नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही थी, बट साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी. तो इट गिव राइट्स टू डिस्पैरिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज adverse of that. Negligence of infrastructural development means we know that there are various infrastructural development. So but due to the privatizations, the government is not being able to focus on that. So the private sector, due to take any interest of the infrastructure development, private sector were not getting the thing, या फिर they are not thinking about the development of infrastructural. ठीक है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बारे में नहीं सोचा. सो इट गिव्स एडवर्स इफेक्ट टू आवर इकोनॉमी. नेक्स्ट वुड बी लॉस ऑफ स्टेट मोनोपोली. यानी कि there were some type of product which are under the control of government या फिर which are always in a hands of monopoly. ठीक है, so there was no monopoly in that. Means there were the loss of states were in the loss of monopoly. It is held by the arguments of the monopoly of the private sector for the sake of removing the poor performance of public sector is not a justification for economic reform. State monopoly is always better than the private monopoly. So that's the reason behind it that state monopoly is always better, because it promotes social justice. Means there should be a social justice and there should be the balanced development in an economy. But due to privatization there was not possible. It was not being possible for them. ये हो नहीं पा रहा था possible. Next would be कि no interest on basic needs and problems of nation. Simple सी बात है, if they are private individual, if there are private individual, then they would go to the work for that particular thing only which gives them the profit. है ना, सिंपल सी बात है. अगर आप कहीं पे प्राइवेट इंडिविजुअल में काम कर रहे हो, प्राइवेट ओनरशिप में काम कर रहे हो, देन यू आर गोइंग द वर्क इन अ वे कि आपको बेनिफिट हो. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द होल नेशन. ठीक है, सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए था, या फिर ये उसकी लिमिटेशन थी कि दे आर नॉट डूइंग द वर्क फॉर द फेवर ऑफ द नेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट वुड बी द पॉलिसीज डिसीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन. व्हाट वर द पॉलिसी डिसीजन? नेक्स्ट वुड बी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स मीन्स देयर वर पब्लिक सेक्टर्स विच वर देयर वर 3 पब्लिक सेक्टर्स जनरली उन्होंने डिसाइड करा जो अंडर कंट्रोल में होंगे. वन वुड बी रेल ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट इज एटॉमिक मिनरल्स एंड नेक्स्ट वुड बी एटॉमिक एनर्जी. दीज 3 वर लाई अंडर द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, अदरवाइज अदर ऑल वर गिवन टू द private sectors also. Next would be the disinvestment is the policy. Disinvestment means that you are going to buy back your shares या फिर you are going to take back your share. Means whatever would be your investment you are going to make its reduction in that. आप उस investment को reduce कर दोगे तो it would be give rise to disinvestment. Next would be increase in institutional credits. Means there were some organization or institutes which gives credits. ठीक है, तो हमको ऐसे organizations को increase करना है so that they can easily give या फिर दे कैन इजीली फाइनेंस दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो टू कंडक्ट देयर वर्क. होप यू गॉट इट. ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन और उससे रिलेटेड पॉइंट्स. थैंक यू.